चुनावी सफर में हम पहुंचे हैं उचाना, और उचाना एक हॉट सीट है। यहाँ पर मेरे साथ हैं कांग्रेस के बड़े नेता बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र जी, आपका स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव है जी, एंड कुछ ही टाइम में अब जो शोर है, चुनावी शोर थम जाएगा। इस चुनावी शोर में कौन से मुद्दे शोर मचाते उचाना में नजर आते हैं आपको? देखिए, मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे हरियाणा में ही है, क्योंकि बेरोजगारी की दर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो मुख्य चीज जिसके ऊपर लोग वोट अपना देंगे जी, वो जो 10 साल का बीजेपी का शासन है, उससे मुक्ति पाने का जो एक जज्बा लोगों में बना हुआ है पिछले काफी समय से, जो लोकसभा में भी दिखा था, वो एक मेन ड्राइविंग फोर्स वो है कि लोग बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं यहाँ से। अन्यथा तो जो क्षेत्र के जो, जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी तो है ही, उसके अलावा पानी के और हमारे यहाँ शिक्षा है, लेकिन फिर भी अगर और जिलों से कंपेयर करें तो उस नाते शिक्षा में भी पिछड़ापन है। और बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीज जो है, हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, सिर्फ उचाना की बात नहीं, पूरे जींद के इलाके में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको आप इंडस्ट्री की संज्ञा दे सकें। छोटी मोटी हैं यूनिट्स, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल हब जैसी बात हो जहाँ पे जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार की कोई संभावना नजर आ सके या मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर, जैसे आपको पता है, अब प्लेटो कर चुका बहुत टाइम से, उसमें ग्रोथ नहीं उतनी संभव। तो यानी इस चुनाव में किसान, जवान, पहलवान, बेरोजगारी, नौकरियां, ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा, और खास तौर पे इस इलाके में कभी विदेश जाने का चलन नहीं था, लेकिन अब जो युवा है वो विदेश की ओर पलायन कर रहा है। अपना छोटी सी उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, कोई जमीन का टुकड़ा है या कुछ है, उसको बेच के वो सरकारी कानूनी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने के उस चक्कर में पड़े हुए हैं और भारी संख्या में जा रहे हैं। तो वो इसी चीज को दर्शाता है कि बड़ी हताशा है, यहाँ उन्हें किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। तो इसीलिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, खेती की बात हो, और ये विदेशी पलायन, ये सारी एक सीक्वेंस है, आप जिसको मान सकते हैं। बाकी जो बड़े मुद्दे हैं, हालांकि वो मुद्दे तो केंद्र सरकार के थे, लेकिन उनका सबसे ज्यादा असर यहाँ हुआ था, वो जो आपने जिक्र किया, चाहे फिर वो किसान आंदोलन की बात थी, किसान कानूनों की, चाहे फिर उसके बाद अग्निपथ स्कीम का मुद्दा था, और या महिला रेसलर्स का जाता, सारा का सारा वो हरियाणा से संबंध रखता है सीधा सीधा। तो उस नाते एक जो रोष है बीजेपी के प्रति, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हो, वो व्याप्त है। उसके अलावा जो प्रदेश की सरकार की जो नीतियां रही हैं, वो लोगों के बिल्कुल रास नहीं आई, और खास तौर पे इसलिए कि उसकी कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई, इन्होंने सब कुछ पोर्टल के माध्यम से करना शुरू कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका समय आएगा, आ रहा है, लेकिन उसका रिड्रेसल क्या होगा, उसका किसी के पास कोई किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है, कहाँ से ठीक हो सकता है। खास तौर पे प्रॉपर्टी आईडी जो है और फैमिली आईडी, इनसे तो लोग चाहे शहर के हों या गांव के हों बहुत परेशान है। बृजेंद्र जी, क्योंकि मेरा ये सवाल जरूरी है पूछना, क्योंकि आप उस पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं, आज आप उसकी कमी जरूर बता रहे हैं, तो किस तरह से इस ट्रांजिशन को आप देखते हैं? लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। नहीं, कोई, देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये मेरे पिताजी की यहाँ 52 साल की राजनीति रही है, सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि हमने कभी भी किसी भी स्तर पे, जितने भी ये मुद्दों का मैंने जिक्र किया, तीनों मुद्दे, इन पे मेरे पिताजी तो किसान आंदोलन में मुखर होकर इकलौते बीजेपी के सीनियर लीडर थे जो उनके पक्ष में खड़े थे। और उसके अलावा चाहे अग्निपथ का मुद्दा है या महिला रेसलर्स का मुद्दा है, शायद मैं इकलौता सांसद था बीजेपी का जो इन मुद्दों पे बोलता था, और मैं अपने सोशल मीडिया पे भी उसको शेयर करता था। तो उस नाते वो ठीक है, क्योंकि बीजेपी में थे, तो उस नाते लोग हमको भी कुछ हद तक जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन उतना नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नाराजगी वाली बात हो या गुस्से वाली बात हो। हाँ, एक कहने के लिए एक बिंदु जरूर है कोई, क्योंकि आप देखिए सर्विसेज से राजनीति में आए, कोई अफसोस या फिर जो एसोसिएशन आपकी पिछली सरकार में रही, आज इस मुहाने पर खड़े होके, क्योंकि अब चुनाव वोट पड़ने वाले हैं, कोई अफसोस ऐसा कुछ लगता है आपको, कोई भारीपन लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि कांग्रेस में आने के बाद एक, आप कह सकते हैं कि
बहुत इजी महसूस करता हूँ। कोई क्योंकि कांग्रेस कुछ ही कह लीजिए स्वच्छंद छंद की पार्टी है वो मतलब उसमें आपको अपने विचार की अभिव्यक्ति करने की आजादी है। इसीलिए गुटबाजी भी दिखती है खुले तौर पे। मैं तो गुटबाजी को डेमोक्रेसी का हिस्सा मानता हूँ। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी यदि है पार्टी के अंदर, तो उसको आप गुट की संज्ञा दे लीजिए या धड़ों की संज्ञा दे लीजिए, वो तो एक स्वाभाविक सी चीज है। हाँ, डिसिप्लिन के नाम पे अगर आप उस पर पर्दा डाल के रखना चाहें, वो भी एक तरीका है। गुटबाजी तो बीजेपी में भी इससे भी ज्यादा है शायद, क्योंकि गुटबाजी वहां तो आलम यह है कि वहां कोई सीनियोरिटी का ही हिसाब किताब नहीं है। वो किसी को भी उठा के कुछ भी दे सकते हैं और किसी को भी सीनियर आदमी को ऊपर से बिल्कुल नीचे टिका सकते हैं। तो वो चीजें पार्टीज में चलती हैं, लेकिन कांग्रेस में कम से कम एक खुलापन है, एक आजादी है उस नाते। लेकिन ये खुलापन कई बार कुछ गलत संकेत दे देता है। राहुल गांधी ने हालांकि हाथ मिलवाने की कोशिश की शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की, फिर कहा कि हमारे यहाँ शेर हैं जो भिड़ते रहते हैं, मेरा काम है उनको इकट्ठे करना। इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा घटनाक्रम में? नहीं, देखिए वो वही है। इलेक्शन का जब समय आता है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने दशकों एक पार्टी में लगाए होते हैं। उनका एक अपना उनके समर्थकों का ग्रुप होता है, उनके साथ लीडर्स जुड़े होते हैं और उनके इंटरेस्ट को वॉच करना नेता का काम होता है। तो ठीक है, हमेशा जब ये टिकटों का बंटवारा होता है, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर होती है, लेकिन चुनाव जब शुरू हो जाता है, अपने उफान पे आता है, तो सारी पार्टी एक होकर लड़ती है। और शैलजा जी तो कल हमारे यहाँ आई थी। कल ही एक बहुत बड़ा जलसा हमने किया था अलेवा गांव में। वो इस हल्के का सबसे बड़ा गांव है। आपकी दोनों के साथ अच्छा तालमेल? नहीं, बिल्कुल है। और मेरे पिताजी तो खुल के कहते हैं कि मैं क्योंकि सक्रिय राजनीति में हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, तो कांग्रेस में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि इन सबको साथ लेके पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे तो नॉमिनेशन पे हुड्डा जी आए थे, फिर बीच में एक छात्र गांव है बहुत बड़ा, वहां पे दीपेंद्र हुड्डा आए थे और कल शैलजा जी आई थी। अच्छा, क्योंकि उचाना हॉट सीट मैंने जैसे कहा, आप हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, किस तरह से देख रहे हैं जेजेपी की ओर? नहीं, देखिए वो उनका नाम लेना लाजमी है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से और उप मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के, लेकिन मुकाबला बीजेपी के साथ है। जजपा जो है, जननायक जनता पार्टी, वो इस समय चाहे उचाना हो या हरियाणा का कोई भी हल्का हो, वो कहीं किसी भी सूरत में जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें वो आज के दिन कहीं स्टैंड नहीं करते। तो आप बाइपोलर चुनाव देख रहे हैं, ये भाजपा और कांग्रेस? सीधा भाजपा कांग्रेस, और ये पूरे प्रदेश में है। कुछ सीटें हो सकती हैं जहां पे कोई तिकोनिया मुकाबला बन गया हो, बट अन्यथा इट्स अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। कुछ जगहों पर नेताओं से मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि पैसा और शराब भी इस दौर में, क्योंकि आखिरी 48 घंटे बड़े क्रूशियल रहते हैं, आप इसको किस तरह? देखिए, ये हल्का हमारा इन चीजों से काफी अछूता रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल में जब से खासतौर पे लोकदल के बड़े नेताओं ने यहाँ से कंटेस्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद से इस तरह की कुछ सुरसुराहट हमेशा सुनने में आती। अभी कल या परसों का भी एक इंसिडेंट मैंने तो खैर वीडियो पे ही देखा है सोशल मीडिया पे, शराब वगैरह बंटने की प्रक्रिया थी। फिर बगल वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट के ड्राइवर के पास से 50 लाख रुपए की राशि बरामद हुई। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हमारा हल्का अभी पैसा खर्च करने के हिसाब से, या जिनको आप इलीगल मीन्स बोलते हैं, वो अभी जड़ नहीं पकड़ा है। और मैं उसको एक सौभाग्य की बात मानता हूं कि लोग अभी भी अपने मत का अधिकार जो है वो इस तरह के प्रलोभन में आके नहीं करते। अगर आखिरी में आपसे जानना चाहूं, अगर आप एक 1 वर्ड या 1 लाइन में सम अप करना चाहें हरियाणा के इस चुनाव को, तो किस तरह से करेंगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नॉन स्टॉप हरियाणा की बात भी कर रही है, हालांकि आप हिसाब मांग रहे हैं। नहीं, अब तो फुल स्टॉप का टाइम आ गया। वो नॉन स्टॉप उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल बस लोगों को बरगला के, थोड़ा गुमराह करके और हमारे भाईचारे को खराब करके और समाज में विभाजन डालने की एक राजनीति की थी। आप उनका कैंपेन देखिए, वो अपने 10 साल की उपलब्धियों पे वोट ही नहीं मांग रहे, वो वोट किसी और ही चीजों पे मांग रहे हैं। उनकी सारी कैंडिडेट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही एक
विभाजन के नाते वो शैलजा जी को भी न्योता दे रहे थे। वो मतलब वो अब अपनी बात ही नहीं कर रहे, वो कोई और इशू ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका नैरेटिव फेल हो चुका है। मोदी जी जब कुरुक्षेत्र में पहली जनसभा उन्होंने संबोधित की, उसकी बड़ी दिलचस्प चीज ये थी, उनका जो भाषण था उसमें उन्होंने ऐसे भाषण को मैं ऐसे पेश किया जैसे 9.5 साल प्रदेश की सरकार के, बीजेपी की सरकार के जैसे थे ही नहीं। उसे वो खुद भी भूलना चाहते हैं और चाहते हैं लोग भी भूल जाएं। वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे नायब सैनी जी पिछले 10 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिसको 9.5 साल राज करवाया यहाँ पे, उसका मंच के ऊपर तस्वीर तक नहीं थी, उनका वो जिक्र तक नहीं किसी अपने स्पीच में करते। तो उनको पता है, उनको साफ दिख रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत जो है वो बहुत नाजुक है और उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है लोगों के पास वोट मांगने के लिए। तो विभाजन का एक प्रयास है, लेकिन वो लोगों ने बहुत देख लिया। वो तो जब यूपी में फेल कर दिया तो हरियाणा में तो उतनी डीप डिवीजन वैसे ही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे यहाँ धर्म के नाम पे उन्माद नहीं है। तो उन्होंने जाति का यहाँ इस्तेमाल किया, कुछ समय तक कामयाब रहे, लेकिन अब वो पूरा हो चुका है। चलिए, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो अगर मैं सिर्फ आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूं, एमपी से अब एमएलए का इलेक्शन, किस तरह का एक्सपीरियंस? मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि मैं नौकरी 21 साल की करके, और जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एक वो हवा का चुनाव था, बहुत मोदी जी का उस समय जलवा था और वो हवा में मैं चुनाव जीता। तो एक वो जो लोकल कनेक्ट होता है, उसके लिए आपको एमएलए का इलेक्शन जब तक ना लड़ लें वो नहीं हो पाता। या तो आप एमएलए वगैरह बन के फिर एमपी बने तो एक अलग बात है, लेकिन सीधे यदि आप नौकरी से या किसी प्रोफेशन से आप राजनीति में आए और लोकसभा जीत जाएं, वो लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि वो संभव नहीं है किसी के लिए उसको उस तरह से कल्टीवेट करना जब तक आपने कई साल एमएलए वाले ना लगाए हों। तो मेरा ये एक्सपीरियंस जो है, लोगों से जुड़ाव जो अब हो रहा है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी देन है जो मेरे को लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रखेगा और शक्ति प्रदान करेगा। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट किया एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरे को अब 3.5 महीने हो गए। मैं लोकसभा चुनाव का नतीजा खत्म होते ही 18 जून से मैं अपने क्षेत्र में निरंतर इंटेंसिवली जनसंपर्क का मेरा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच ब्रजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि एमपी का चुनाव एक हवा का चुनाव था, लेकिन एमएलए के चुनाव ने उन्हें मौका दिया है लोगों से जुड़ाव करने का, और ये जुड़ाव आगे चुनाव में किस तरह से रंग दिखाता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हमारे चुनावी सफर का जो सफर है वो उचाना में खत्म होता है। नमस्कार।